तो चलिए आज हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है इक्वल एमएसपी से रिलेटेड। तो अभी सबसे बड़ी बात यह है कि इक्वल एमएसपी केस का क्या हुआ डिटेल में बताऊंगा आपको, क्योंकि हम सबको पता है कि सबसे ज़्यादा जोखिम और खतरा जेसीओ और ओआरस को है। तो उनको किस तरीके से एमएसपी का बेनिफिट मिल सकता है, वैसे एमएसपी पर केस पे हमें बहुत बड़ा झटका मिला है। सारी चीज़ें बताऊंगा डिटेल में, और वीडियो काफ़ी छोटा होगा, इसलिए आप शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और एक चीज़ का मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक आपने एटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। वैसे अगर आप देखेंगे तो देखिए, हमने प्रीवियसली भी आपको बताया है कि अगर पेंशनर की अचानक से डेथ हो जाती है तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए। अगर आपको भी बढ़े हुए पेंशन का मैसेज ही नहीं आया है तो क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने चाहिए। कुछ पेंशनर को एरियर गलत मिला है, वो अपना एरियर कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसको सही कैसे करा सकते हैं। आज आपका ओआरओपी 3 का 2 महीने का एरियर क्रेडिट हो गया है, उसमें आप पीपीओ कॉरिजेंडम पीपीओ डाउनलोड कैसे करेंगे। सारे वीडियोस प्रैक्टिकल होते हैं, और आप इसलिए आपका सपोर्ट भी हमारे साथ बना रहता है। तो इसलिए आप जो भी हमें एडवाइस करते हैं, जो भी गाइडेंस देते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम आपके लिए कॉन्टेंट लाते हैं। वीडियोज काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगे और नॉलेजफुल होंगे, सही और सटीक जानकारी शेयर करने की मैं हमेशा कोशिश करता हूँ। वैसे मार्केट में तो आपको पता ही है, सोशल मीडिया पे बहुत सारे अफवाह भी चलते हैं, बहुत सारे फेक न्यूज़ चलते हैं। तो हम उन चीज़ों से बच करके कोशिश करते हैं कि सही चीज़ें आप तक पहुंचाएं। और जो हमारे नए विजिटर्स हैं, जो नए हैं, तो वो हमें ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। जो पुराने, उनको सब कुछ पता है कि हम किस तरीके के कंटेंट बनाते हैं। एनीवे, अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे, वो है इक्वल एमएसपी को लेकर के। और देखिए, इस पे ना हमने बहुत सारी बातें की है। देखिए, इसके पहले हमने आपको ये भी बताया था कि दिवाली से पहले कैबिनेट का मीटिंग हो सकता है। डीए और डीआर 53% ऑफिशियली कंफर्म्ड हो जाएगा, अभी ऑफिशियली नहीं है। तो अक्टूबर में भी ये कैबिनेट मीटिंग हो, अगर ऑफिशियली कंफर्म्ड हो जाता है तो 53% लागू हो जाएगा। वैसे आपके लिए गुड न्यूज़ ये भी है कि जो अगस्त का एआईसीपीएन इंडेक्स का जो आंकड़ा है वो अभी आया नहीं है। अगर वो आंकड़ा आ जाता है तो उससे अंदाजा लग जाएगा कि जनवरी 2025 में भी जो डीए-डीआर का वैल्यू बढ़ेगा वो अप्रोक्स 2 से 3 तो बढ़ेगा ही, तो वो 55-56 तक चला जाएगा। जो भी कुछ होगा हम आपके साथ शेयर करेंगे। अभी आते हैं हम अपने टॉपिक पे, जो कि है इक्वल एमएसपी को लेकर के। एमएसपी तो हम लोग समझ ही रहे हैं ना, मिलिट्री सर्विस पे। अब देखिए, इक्वल एमएसपी को लेकर के ना बहुत लंबी लड़ाई चल रही है, बहुत लंबी लड़ाई। बहुत लंबी लड़ाई कहने का मतलब यह है कि केस 2018 से ही चल रहा है। ऑलरेडी दो जगह पे चला केस, कहां चला है। पहले तो आप ना पूरी चीजों को समझिए कि हम इक्वल एमएसपी में फेल हो रहे हैं। अभी तो हम फेल हो, ठीक है, इसका सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा। इसका सॉल्यूशन कैसे निकल सकता है, हर टॉपिक पे मैं आपसे बात करने वाला हूं और आपकी राय जानने वाला हूं। आप अपना एडवाइस और कमेंट हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए, फिर हम कुछ नए स्टेप्स लेंगे और देखते हैं कि किस तरीके से इस पे काम हो सकता है। तो इक्वल एमएसपी का केस 2018 से चल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब क्या है कि पहले जो ये केस था ना, वो चंडीगढ़ हाई कोर्ट में चला था, ठीक है, एमएसपी के ऊपर, जिसमें केस को डिसमिस कर दिया गया था। और जब केस डिसमिस हो जाता है ना, तो वो निगेटिव इंपैक्ट पड़ जाता है। तो इक्वल एमएसपी पे सबसे पहला नेगेटिव इंपैक्ट यही पड़ा था कि ये जब चंडीगढ़ में ये केस चला था तो वहां पर ये केस को डिसमिस कर दिया गया। अब दिल्ली हाई कोर्ट में जब ये केस चल रहा है तो बैड न्यूज ये है कि अभी भी केस को डिसमिस ही कर दिया गया है। अब बात समझने वाली ये है कि केस को डिसमिस आखिर क्यों कर रहे हैं जज और सरकारी वकील, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे विपक्षी पार्टी है वो है सरकारी वकील, तो जज साहब को तो ऑर्डर देना है। अब होता क्या है ना कि देखिए, एमएसपी का जो केस है उसको डिसमिस करने का रीजन क्या है कि सरकारी वकील ना ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको थोड़ा इंटरेस्ट है इन सब चीजों में, तो जो इक्वल एमएसपी के ऊपर जो केस चल रहा है उसका पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है। आप उसके बारे में जब स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो अभी का जो केस चल रहा था, अभी पता है क्या हुआ है। सरकारी वकील ने सिर्फ 2 ही बात बोली है कि सर, पहले मतलब जज को बोला उन्होंने कि पहले जो है एमएसपी का केस ऑलरेडी चंडीगढ़ से डिसमिस हो गया, तो डिसमिस हुआ होगा तो कुछ ना कुछ तो रीजन हुआ होगा, तो अभी भी इसको डिसमिस किया जाए। बस यही आर्गुमेंटेशन था, सही बता रहा हूँ आपको। और इसी आर्गुमेंट के बेसिस पे यहाँ दिल्ली हाई कोर्ट से भी ये केस डिसमिस हो गया। तो अब दिल्ली हाई कोर्ट में ये केस तो नहीं चलने वाला है। तो इसका सॉल्यूशन कहाँ पर है, सुप्रीम कोर्ट। तो जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं उनका कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, और आप खुद आप इंफॉर्मेशन आपको पता है, नॉलेज है आपको, कि अगर ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया 5 साल 10 साल 20 साल भी खिंच जाएगा, रिजल्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें टाइम लगता है। और अगर रिजल्ट हमारे फेवर में भी आया तो बहुत लेट हो जाएगा। और पता है, अगर 5 से 10 साल ये खिंच जाता है और रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं भी आ सकता, क्योंकि ऑलरेडी 2 बार डिसमिस हो गया, चंडीगढ़ कोर्ट से भी, दिल्ली हाई कोर्ट से भी ये केस डिसमिस हो गया।
तो सुप्रीम कोर्ट की कोई गारंटी नहीं ले सकता है कि ये चलेगा। तो यहाँ पर एक बात निकल करके आ रही है इसके सॉल्यूशन के ऊपर में कि आखिर इक्वल एमएसपी को लेकर के क्या सॉल्यूशन बनाया जाए, क्या इसका सॉल्यूशन हो सो दैट कि इसका बेनिफिट मिल सके। आपको पता है ये तो इसमें तो कोई दोहराई नहीं करेंगे। देखिए हमारे वीडियोस जो है वो अधिकारी लेवल के लोग भी देखते हैं, जेसीओस भी देखते हैं, ओआरएस भी देखते हैं। तो अधिकारी लेवल के लोग जो रैंक के हैं उनका भी ये तो जरूर मानना है कि आज के टाइम पर और शुरू से लेकर के अभी तक अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जोखिम और खतरा किसको है, जेसीओस और ओआरएस को है। तो इक्वल एमएसपी में भेदभाव नहीं होना चाहिए, एमएसपी में तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वो इक्वल एमएसपी बनना चाहिए। उसका रास्ता कैसे बनेगा उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसमें ना जितने भी रैंक्स के लोग हैं, चाहे वो ऑफिसर रैंक के हैं, अधिकारी रैंक के हैं, जेसीओज है, ओआरएस है, सबको मिलके इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। क्योंकि एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि खतरा और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा जो भी इस चीज़ से रिलेटेड है वो सबसे ज़्यादा जेसीओज और ओआरएस को है। तो एमएसपी तो लागू करना है, अब इसको किस तरीके से लागू करें सो दैट कि इसका बेनिफिट जेसीओज और ओआरएस को मिल जाए, हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ और आपको बता दो, तो केस जो डिसमिस हुआ है इसके पीछे दो फैक्टर और हुआ है। ये मैं डिसमिस की बात कर रहा हूँ। जब केस को डिसमिस किया गया तो वहां पर दो चीज़ें और निकल करके आई। जो सरकारी वकील है, जो हमारे विपक्षी है, उनका कहना था कि ये जो इक्वल एमएसपी है ना, जिसे मिलिट्री सर्विस पे कहते हैं, ये एक्चुअली पॉलिसी मैटर है, यानी कि पे कमीशन का मैटर है। तो पे कमीशन का मैटर और पॉलिसी मैटर पे कुछ इस तरीके का इक्वल एमएसपी का कुछ ऐसा जजमेंट नहीं हो सकता। ये सरकारी वकीलों का कहना था और जज साहब ने इसको सुना भी और केस को डिसमिस किया है। इस चीज़ को समझिएगा आप। अब ये चूंकि पॉलिसी मैटर और पे कमीशन का मैटर है तो हम मानते हैं, हम भी मान रहे हैं। देखिए जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो हमारी आवाज़ उठा रहे हैं वकील, जो प्राइवेट वकील हैं जो हमारे आवाज़ उठाते हैं, आपको पता होना चाहिए उनको लाखों का चेक जाता है। और अभी ये वाला जो केस हुआ था ना, उसमें भी उनको लाखों रुपए का चेक गया। तो क्या कीजिएगा, पैसे तो जा ही रहे, ऊपर से केस भी आपके हाथ से जा रहा है। तो ये चीज़ें होती हैं, जनरली ये चीज़ें होती हैं। तो अब बात यही है कि ओआरएस और जेसीओस को तो फ़ायदा मिलता नहीं है इक्वल एमएसपी को, अगर जो अभी तक का जिस टाइप का कॉन्सेप्ट बना है। अब चूंकि ये पॉलिसी मैटर है, पे कमीशन का मैटर है, तो इतना माना जा रहा है कि फिर से अगर कहीं सुप्रीम कोर्ट में केस गया, फिर से यही सब पुरानी बातें निकलेंगी और कहीं ये केस डिसमिस हो गया तो टाइम भी गया, 5 से 10 साल गए, पैसे भी गए, दोनों तरीके से नुकसान। तो एडवोकेट का फीस तो आपको देना ही है। तो मैं हर चीज को कवर अप करता हूँ कि कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। तो अब ये मिलिट्री सर्विस पे का जो मैटर है, इसमें देखिए एक चीज को समझिए, ये जो मैटर है ना, इसका सॉल्यूशन है 8 CPC। अभी 8 CPC का तो एक गठन होगा ही, इसके लिए एक कमेटी गठित की जाएगी जो कि 8 CPC, और सरकार को इस पे फैसला लेना चाहिए। हालांकि ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी नहीं निकल के आया है, जो चीज़ें नहीं है उस पर तो फिर हम ऐसे हवा में बात नहीं कर सकते, लेकिन 8 CPC आएगा। उस पर जो कमेटी की गठन होगी ना, उसमें जो भी हमारे पेंशनर ग्रुप के वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, उनको ना 8 CPC पर काम करना चाहिए। उस पर ये मैटर उठाया जाए कि इक्वल एमएसपी के लिए कि किस तरीके से जेसीओज और ओआरएस को ज़्यादा जोखिम है, इसलिए उनको एमएसपी ज़्यादा मिलना चाहिए। और ज़्यादा क्या मिलना चाहिए, मतलब वो तो मिलना ही मिलना, उनके हक की चीज़ है। उसमें तो अगर सरकार पता नहीं क्यों भेदभाव कर रही है, और अगर इस तरीके का भेदभाव हो रहा है तो वो बिल्कुल भी सही नहीं है, ये हक की बात हो रही है, ठीक है। तो अब देखिए 8 CPC का जो फैक्टर अगर हम निकालेंगे ना 1.96, तो इसको अगर 5200 से कैलकुलेट कीजिएगा तो अभी वैल्यू कितना आ रहा है, 10,192 रुपया। और यही अधिकारी लेवल का अगर निकालेगा 15,500, उसको 1.96 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आएगा आपका 30,380 रुपया। डिफरेंस देखिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये ना 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 तक जाना चाहिए। 8 CPC का जब गठन होगा ना, 8 CPC जब बनेगा ना, उसी में इस चीज को रिवाइज कर देना चाहिए। अगर ये चीजें रिवाइज हो जाती है 8 CPC में, कोर्ट का मामला खत्म हो जाएगा। फिर हम लोगों को हाई कोर्ट से डिसमिस हुए, चंडीगढ़ कोर्ट से डिसमिस हुए, सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा गॉड नोस, किसी को नहीं पता। अभी कोई कितना भी आकलन कर ले, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, रिजल्ट अभी 0 है। तो 8 CPC वाला जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, 8 CPC पे जो गठन बैठ रही, वहां पर अगर हम एमएसपी को लेकर के डिस्कशन करें और एक सही निर्णय वहां से लिया जाए तो जेसीओज और ओआरएस को फायदा हो सकता है। और ये ना हक की चीज है, तो ये करना चाहिए। ये है मेरा। बाकी आपका क्या राय है, आप क्या इस टॉपिक पे कहना चाहते हैं,
किस तरीके से इसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, हमारे साथ नीचे कमेंट करके ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हमारी एक फैमिली है, जो नए विजिटर है उनसे तो मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप फॉलो कर लीजिए। जो पुराने उन सबको पता है कि हम लोग सही और सटीक जानकारी शेयर करते हैं, और कोशिश हमेशा यही रहती है कि आपके साथ जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करें वो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो अभी तक जितने भी हमने वीडियोस बनाए उन सब में हमने ये भी आपको बताया था कि लाइफ सर्टिफिकेट, जीवन प्रमाण पत्र कितना इंपॉर्टेंट है, और ये भी हमने आपको बता दिया है कि अगर आपका एसबीआई बैंक से पेंशन आता है, आपको कहीं कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट एसबीआई बैंक में जाइए और वहीं से अपना जीवन प्रमाण पत्र भरिए। उनको बैंक वालों को भरना पड़ेगा क्योंकि एसबीआई बैंक का एपीआई इस पर से माइग्रेटेड है। वो ज़रूर भरवाइए, वहीं से भरवाइए, आप कुछ अपने से कोशिश मत कीजिए। मैं तो यही कहता हूँ, जिनका भी एसबीआई बैंक में पेंशन आता है वो खुद करके देंगे, 2 से 3 दिन में स्पर्स में वो अपडेट हो जाता है। तो जब भी आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करते हैं किसी भी माध्यम से, चाहे खुद से जमा कर रहे हैं, किसी से करवा रहे हैं, बैंक से जा रहे हैं, स्पर्स में आके ज़रूर चेक कर लीजिए। अब स्पर्स में चेक करने के लिए क्या है कि आप स्पर्स पेंशन पोर्टल पे लॉगिन कीजिएगा। आपको यूज़र नेम, पासवर्ड, कैप्चा कोड देंगे, ओटीपी डालेंगे, वहाँ पर डिटेल्स आ जाएगा। ये ब्ला ब्ला चीज़ें मैंने बता रखी है आपको कि कैसे आपको लॉगिन करके कैसे जाना है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और कोशिश हमारी रहती है कि शॉर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सके। तो वो लॉगिन करिएगा तो वो आ जाएगा इन्फॉर्मेशन। दूसरी चीज़ क्या है कि जब आप स्पर्स पेंशन पोर्टल को इस तरीके से ओपन करते हो, जो पुराने विजिटर है उनको, जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको सब कुछ पता है, क्योंकि हमने ये ना जाने हज़ारों बार ये बता चुके हैं हम लोग। तो ये अलर्ट मैसेज आता है, इस अलर्ट मैसेज पे क्लिक हेयर वाले बटन पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट नंबर डालिए और यहाँ पर आप अपना स्पर्स वाला या फिर अपना पर्सनल नंबर डाल दीजिए। पर्सनल नंबर का मतलब होता है आईसी, रेजिमेंटल और जीपीएफ नंबर। बस ये 2 डिटेल डालिए, कैप्चा कोड डालिए जो ऊपर में लिखा हुआ है, कैपिटल तो कैपिटल में, स्मॉल तो स्मॉल में नीचे, और उसके बाद आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। मैं एक डाल के ही दिखा देता हूँ, आपको कन्फ्यूज़न ही दूर हो जाएगा। तो चलिए हम एक वैल्यू यहाँ पे डाल लेते हैं, कैप्चा कोड देंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है एज इट इज़। तो कुछ इस तरीके का कैप्चा कोड यहाँ पर मेंशन्ड है और हम यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक करेंगे। बस देखिए आपका इन्फॉर्मेशन सही है तो डिटेल्स आ गया नीचे, फटाक से रिजल्ट आता है तुरंत। आइडेंटिफिकेशन ड्यू डेट क्या आ रहा है, ये देखिए आइडेंटिफिकेशन ड्यू डेट आ रहा है 31 अक्टूबर 2024। तो हम लोगों को क्या करना है, 31 अक्टूबर से पहले फिलअप कर लेना, और आज है 2 अक्टूबर, टाइम है अभी 20-25 दिन का टाइम है, तो हम कभी भी फिलअप कर सकते हैं। लेकिन आपको भी इस चीज़ का ध्यान रहे कि लाइफ सर्टिफिकेट को जरूर उससे अप टू डेटेड रखें और इस तरीके से अपना चेक करें। इसमें सब कुछ बता देता है आपका कब डेटा माइग्रेट हुआ था बिना लॉगिन किए हुए। इसलिए मैं कहता हूँ कि दोनों ऑप्शन आपके पास है। ज़रूरी नहीं है कि आपको फिर लॉगिन करना है, यूज़र आईडी, पासवर्ड, कैप्चा कोड, फिर ओटीपी, ये सब डालने की ज़रूरत नहीं। सीधे आइए, अपना बैंक अकाउंट नंबर डालिए, पर्सनल नंबर डालिए, चेक कर लीजिए ऊपर में। तो अगर आप बैंक से भर करके आ रहे हैं तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से अगर आपका किसी ऐप के थ्रू फिलअप कर रहे हैं, जैसे आपके पास सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन है तो आप मोबाइल फ़ोन के थ्रू भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। बहुत सारे पेंशनर्स ने उस वीडियो का फ़ायदा उठाया। मैंने ना एकदम लाइव करके दिखाया आपको कि किस तरीके से आप लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। उसके अलावा, इन सभी चीज़ों के अलावा आपके पास एक ऑप्शन ये भी है कि आप स्पर्स पेंशन पोर्टल में लॉगिन करेंगे और वहाँ से भी डीएलसी और एमएलसी फिलअप कर सकते हैं। तो अभी जीवन प्रमाण पत्र का टाइम है, उसको ज़रूर अप टू डेटेड रखिए। और अगर इस तरीके के किसी भी टाइप के सवाल हैं, क्वेश्चन हैं, क्वेरीज है, आपको पता है कि आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना एडवाइस या सुझाव हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए इस्लाम, दुआ और प्रणाम, शस्त्र श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।